सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू डे 77 ऑफ आर डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें हम यूपीएससी के द्वारा वेरियस एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, पीवाईक्यूज को कवर करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और ना सिर्फ डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ऐसे कवर करते हैं कि आपका जो रिवीजन है स्टैटिक और करंट का एक साथ मिल करके आपका हो सके। ठीक है, आज कुछ अमेजिंग क्वेश्चन हम यूपीएससी के डिस्कस करेंगे और जल्दी में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। आज पहला ही इंडियन इकोनॉमी का ये क्वेश्चन है, 2021 में इन्होंने पूछे हुए थे। ठीक है, और ये देखिए ये चीजें किस तरीके से रिपीट होती है। सेम क्वेश्चन इन्होंने 2023 में पूछा था, है ना। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने दे दिए थे और बोला था कि इनमें से मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। ये क्वेश्चन उन्होंने सीएससी में 2023 में पूछा था। इसी कॉन्सेप्ट पे वो सारी क्वेश्चन सब सब चीजें रेप्लिकेट हो रही होती है एक तरीके से हर 2 साल के बाद एग्जाम में, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। पता नहीं, आगे चलो। कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई टू द कॉर्पोरेशन। आगे बढ़ो। कि कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन। अगला बढ़ो। कि जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, है ना, इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू द कॉर्पोरेशन। भाई यहाँ बोल रहे हो आप जीरो कूपन बॉन्ड, यहाँ बोल रहे हैं आप इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड। ठीक है, कूपन रेट, जिसने भी बॉन्ड को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो कूपन रेट का मतलब ही होता है जो उसमें सरकार आपको इंटरेस्ट दे रही होगी। मान लो आपने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, सरकार आपको बोल रही है कि मैं आपको इसमें 2.5% या फिर इवन 8% जो है इंटरेस्ट दूंगी। वो इंटरेस्ट और कुछ नहीं है, कूपन है। तो ये दोनों चीजें तो एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है ना। अगर किसी को इतना फंडामेंटल चीजें पता है कि इंटरेस्ट बियरिंग नहीं हो सकते हैं ये, तभी तो इनका नाम जीरो कूपन है। ये दो तो हटा दो। अब आपके पास ये दो ऑप्शन बचे, है ना। अब देखो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई, यहाँ पे दो फॉल्ट है। एक्चुअल में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आरबीआई इशू नहीं कर रहा होता है ना। और ये समझो, ये समझो, ये समझो। देखो यहाँ आपको किसी नॉलेज की जरूरत नहीं थी, इसमें लॉजिक की जरूरत थी। क्या कोई कॉरपोरेशन जाकर के सीधा आरबीआई में डिपॉजिट कर रहा है अपना पैसा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? मतलब आपने कोई पैसा डिपॉजिट किया, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है जिसे आप बाद में चल करके ट्रेड कर सकते हैं। क्या कोई भी कॉर्पोरेशन, क्या कभी अंबानी जी ने आरबीआई में अपना पैसा लगाया ना? वो तो बैंक में लगा रहा है, वो एसबीआई में अपना पैसा उसने रखा होगा कहीं पे, है ना, कैनरा बैंक में रखा होगा। आरबीआई में थोड़ी ना रख रहा है। बस यही ग्राउंड है जो आप इसे एलिमिनेट कर दो, आंसर आपके पास पहुंच गया। बाकी आपको इसमें रटने की कोई जरूरत थी ही नहीं। हालांकि आपको इन चीजों की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ना भी इन्फॉर्मेशन हो तब भी आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। और ऐसा ही होता है। हर साल उनके इकोनॉमी के क्वेश्चंस कुछ एक ऐसे होते, हर साल क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां उन्होंने कुछ ना कुछ हिंट छोड़ रखे हैं। ये सब चीजों से, इन चीजों से वो खेला कर रहा होता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये कमर्शियल पेपर जो है इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड, ये याद रखना है। फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, वो क्वेश्चन बनाएगा कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कमर्शियल पेपर्स, और ये बना था, ये 2022 में आया हुआ है कि कमर्शियल पेपर्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्योंकि कमर्शियल पेपर जो है बहुत ज्यादा इशू किए गए थे ड्यूरिंग कोविड, राइट। सो दे आर अनसिक्योर्ड, याद रखना, दे आर अ काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड दे आर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ठीक है, ये प्रोमिसरी नोट किस टाइप के होते हैं? बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ, है ना, कमर्शियल लेवल पे कोई प्रॉमिस दो फर्म्स के बीच में है ना। फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटी का ये प्रोमिसरी नोट हो सकता है। मान लो फर्म ए जो है, ये फर्म ए कह रही है कि ठीक है, आई एम प्रोमिसिंग कि भैया ये पैसा मुझे फर्म बी को देना है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। अब यही प्रोमिसरी नोट लेकर के ये फर्म बी किसी बैंक के पास जाएगी, बैंक को बोलेगी कि ये, है ना, मेरे मेरे इस फर्म ए से या फिर इस कंपनी ए से 100 रुपया लेने को है, तुम इससे चार्ज कर लेना, मुझे इसी इसी के बेसिस पे तुम मुझे चाहे लोन दे दो अभी थोड़े टाइम के लिए। तो इस टाइप के जो, अब ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ये बैंक भी इशू करते हैं, कॉर्पोरेशन भी एक दूसरे को इशू कर सकती है। ठीक है, ये एक तरीके से ट्रस्ट का इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। शॉर्ट टर्म का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, दैट इज योर कमर्शियल पेपर। क्लियर। दूसरा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। भाई आपने किसी बैंक में डिपॉजिट कर रखा है, पैसा अपना डिपॉजिट कर रखा है, बैंक कब आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर रहा है कि हाँ इसके इतने पैसे मेरे पास यहाँ डिपॉजिट में है। फॉर एग्जांपल आपने अगर एफडी कर रखी है ना, कोई बड़ा फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, कोई डिफरेंट टाइप के कोई दूसरे डिपॉजिट आपने कर रखे हैं, तो आपको वहां से एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा कि हाँ इसके पैसे इतने मेरे पास सिक्योर है, अगर ये डिफॉल्ट भी हुआ तो इसके पास देने के लिए है। तो अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेकर के जो कस्टमर है वो शेयर मार्केट में जा सकता है या फिर कंपनी कहीं, है ना, कहीं पे इस चीज़ की ट्रेडिंग कर सकती है, यही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसी और को देकर के उससे पैसा उठा सकता है। इसका डिपॉजिट भी सेफ, पैसा भी इसे मिल गया।
कॉल मनी, ठीक है, ये कॉल मनी क्या होता है एक्चुअल में? कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। याद रखना ये सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन इस साल पूछा था कि इनमें से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से है, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से है। मैं एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको बता चुका हूँ कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब जो लॉन्ग टर्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म के बॉन्ड, 3 साल के जो ज्यादा के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। नॉर्मली 1 साल से ज्यादा के, ठीक है, ज्यादा की जहां पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही है, दैट इज योर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। अदरवाइज जो 1 साल से कम के बॉन्ड है ना, यहाँ मैंने 3 साल इसलिए बोला क्योंकि सरकार की जो बॉन्ड इशू करने की जो ड्यूरेशन है, ये लगभग लगभग ये रहती है, ठीक है। एक टाइप का जो ये बॉन्ड इशू करते हैं, आगे हम देखेंगे वो आपने देखा होगा कि जो ठीक है, फॉर एग्जांपल कैश मैनेजमेंट बिल होते हैं, ठीक है, देन आपके जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, ये कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जो 1 साल से कम की ड्यूरेशन के होते हैं। फिर नॉर्मली सरकार 3 साल का बॉन्ड इशू करती है, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का बॉन्ड इशू करती है, समझ रहे हो। अदरवाइज होता यह है कि 1 साल से ज्यादा की किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर मैच्योरिटी पीरियड है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना। उसे उसे आप एक तरीके से कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कंसिडर करेंगे, मनी मार्केट का नहीं। तो ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। एक ऐसा ही है आपका कॉल मनी मार्केट। अब हमें जो है कहीं अगर आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी, है ना, मार्केट में अवेलेबल, वहाँ पे बताया गया होगा कि कॉल मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ 14 दिन के इंटरवल में जो है बैंक एक दूसरे से लैंड या बोरो कर सकते हैं। बट एक्चुअल में इन 14 दिनों को भी अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है, ठीक है। आरबीआई की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर एक दिन के लिए आप कहीं से लोन ले रहे हैं, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन ले रहा हो, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर्स, ठीक है। इवन प्राइमरी डीलर्स आर आल्सो पार्टिसिपेंट इन कॉल मनी मार्केट, ये याद रखना है। इस टाइप के सारे जितने भी ये जो बैंक्स हैं, इवन पेमेंट बैंक्स को रिसेंटली अलाउ किया गया था कॉल मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो नाउ पेमेंट बैंक्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कॉल मनी मार्केट बोथ एज borrowers एज वेल एज लेंडर्स। प्राइमरी डीलर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट एज borrower एज वेल एज लेंडर। आप बोरो भी कर सकते हैं, लेंड भी कर सकते हैं। अभी प्राइमरी डीलर क्या होता है, अगर आप डेली कवर कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक ही चीज को बार बार नहीं बताऊंगा, क्लियर। देन अगर आप एक दिन के लिए लोन ले रहे हैं तो उसे आप कॉल मनी कहेंगे। 2 से 14 दिन के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप उसे नोटिस मनी कहेंगे, है ना। देन 14 दिन से ज्यादा के अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप इसे टर्म मनी कहेंगे। तो दिस इज बेसिकली कॉल मनी मार्केट के अंदर के भी अलग कैटेगराइजेशन होते हैं। यहाँ कमर्शियल पेपर की वो जो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको दे के रखी हुई है कि ये बेसिकली इट इज कॉमनली इशूड बाय कंपनी टू फाइनेंस देयर पेरोल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब शॉर्ट टर्म अगर आपको कहीं से डेट लेना हो किसी चीज को शर्त में लेकर के, तो आप कमर्शियल पेपर एटसेट्रा इन सारी चीजों का यूज उसमें करते हैं, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज अबाउट योर कॉल मनी मार्केट। अब आगे आते हैं कि विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ से हम अच्छे रिसर्च करेंगे इस साल के लिए भी, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे तो वो क्वेश्चन पूछता ही है। पिछले साल गोल्ड एक्सपोर्ट पे, गोल्ड इंपोर्ट पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, इस साल कुछ और पे पूछ लेंगे। तो करंट का इसमें अच्छा चीज हम जो है अच्छी चीज साथ में रिवाइज भी करेंगे। विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन मर्चेंडाइज इंपोर्ट, हो सकता है। आगे बढ़ो। India's imports of iron, steel, chemicals, fertilizers and machinery have decreased in recent years. आगे बढ़ो कि हो सकता है, हो भी नहीं सकता है। आगे बढ़ो कि India's exports of services are more than its import of services, हो सकता है। ये तो आपको पता है ही, ये आपको पता है ही कि हम जो है नेट सर्विस एक्सपोर्टर्स हैं और हमें सर्विस के एक्सपोर्ट्स, हम दो चीजें याद रखनी है। नंबर वन, हम नेट सर्विसेज एक्सपोर्टर हैं। नंबर दो, हम नेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है, मतलब एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। दैट मीन्स कि ट्रेड बैलेंस यहाँ पे हमारे फेवर में आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम जो है नेट लेबर एक्सपोर्टर भी हैं, जिसकी वजह से हमारे जो, ठीक है, जो करंट अकाउंट है उसमें जो रेमिटेंसीज है वो अच्छे से ऐड होती है, समझ रहे हो। वहाँ से लगभग $100 बिलियन हमें रेमिटेंसी से मिल रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट 3 तो करेक्ट है ही है, तो ऊपर वाली 2 तो गई, यहाँ बच गए आपके पास ये कि इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट। ये भी आपको पता ही है कि भैया करंट अकाउंट या फिर जो ट्रेडिंग अकाउंट है अपना करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट तो हमारा डेफिसिट में रहता ही है। ओवरऑल डेफिसिट होता है हमारा, राइट। हम ओवरऑल इंपोर्ट ज्यादा कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे होते हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता ही है। कैपिटल अकाउंट हमारा, ठीक है, सरप्लस में रहता है। जब आप दोनों को मैच करेंगे तो दोनों का आपका जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं। वो कैसे, ये एन नंबर ऑफ टाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ। सो डी इज द आंसर 1, 3 एंड 4, समझ रहे हो। ये दूसरी जो है
ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है, डिक्रीज नहीं, ये इम्पोर्ट आपका इंक्रीज हुआ है ना अभी भी। अब इन ट्रेंड्स पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये रीसेंट जो लेटेस्ट डेटा है आपके एक्सपोर्ट का 2022-23 फिजिकल का, याद रखना है नंबर वन बात कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भले ही है ना, भले ही यहाँ पे हमारा जो है क्या कहते हैं, डेफिसिट में हमारा चल रहा हो एक तरीके से, ठीक है, एक कि मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है हमारा, मर्चेंडाइज इंपोर्ट से कम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना करंट अकाउंट डेफिसिट बन रहा है, यहाँ लगभग लगभग हमारे 200 बिलियन डॉलर का जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बन रहा है। ये आगे जब चलेंगे तो हम पाएंगे कि इस साल ये इंक्रीज हो चुका है और लगभग 300 बिलियन डॉलर के आसपास ही आपको पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी याद रखना करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा किसकी वजह से, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की वजह से। लेकिन नंबर्स की टर्म में जब आप ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को देखोगे, जब आप ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को देखोगे नंबर्स की टर्म्स में, तो ये सर्विसेज एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, भले ही हमें सर्विसेज में सरप्लस हो रहा हो, बावजूद इसके सर्विसेज का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं नंबर्स की टर्म में, और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं सर्विसेज से, भले ही वहाँ पे हमें डेफिसिट हो रहा हो। क्यों? क्योंकि भैया मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, गुड्स के हम इम्पोर्ट भी तो उतने ही कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं गुड्स के इम्पोर्ट। दूसरा कि ओवरऑल ट्रेड जो है वो मर्चेंडाइज और सर्विसेज को मिला करके ये हमारा लगभग लगभग इतना डेफिसिट में रहता है। क्लियर? तो ये डेफिसिट भी रिसेंट ईयर्स में इंक्रीज हुआ है, याद रखना, डेफिसिट भी रिसेंट ईयर्स में जो है ये इंक्रीज हुआ था। अब ये कुछ डेटा है, ठीक है, 2023 का, कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ओवरऑल एक्सपोर्ट, ये ग्रो किया है। हालांकि ये दिसंबर मंथ का ही यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, लेकिन ये ओवरऑल चीज़ों को भी जो है रेप्लिकेट करता है। ये सिर्फ दिसंबर मंथ का मैं डेटा यहाँ पे निकाल पाया, लेटेस्ट जो चीज़ है। बट है ना, यहाँ से हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा हम चीज़ें एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन ओर, है ना, जेम एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा, एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। एक बात याद रखनी है, हम जो जो भी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हम, ठीक है, ये देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी हम क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स। समझ रहे हो, क्रूड ऑयल हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं और ऑयल प्रोडक्ट्स को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये ऑयल प्रोडक्ट क्या हुए, क्रूड ऑयल से निकली हुई चीज़ें, फॉर एग्जांपल फार्मा, ये क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, ठीक है, रिफाइंड क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स हो गए आपके, ठीक है, ग्लिसरीन एक्सेट्रा, कई चीज़ें जो है हमारे जो निकल रहे हैं, इवन आपका जो पेट्रोल आपने रिफाइन करके जो निकाला, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और साथ ही में इसी का पेरेंट मटेरियल आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट मटेरियल, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट मटेरियल लगभग लगभग सेम ही है। ये बात जो है दिमाग में ध्यान में रखनी है। अगली बात ये कि भाई साहब हमारी जो टॉप 10 डेस्टिनेशन है वो याद नहीं रखनी है, कम से कम ये टॉप 3 याद रख लेना, कि हमने पिछले साल में यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, ठीक है, और उसके बाद चाइना आ रहा है आपका, इन 4 कंट्रीज में हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। ये बातें जो है ये ध्यान में रखनी है। क्लियर? अगली बात कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है भाई, ये 23 गुना बढ़ा है, 23x बढ़ा है पिछले 10 साल में। ये चीज़ भी जो है ध्यान में रखनी है। अगली बात कि जो टॉय इंपोर्ट है ये इंडिया का बहुत घटा है एक दो साल में। क्यों? क्योंकि इंडिया ने डोमेस्टिकली टॉय प्रोड्यूस करना, ठीक है, पीएम मोदी की कॉल पे डोमेस्टिकली टॉय प्रोड्यूस करना, इस पे डोमेस्टिक टॉय प्रोडक्शन पे काफ़ी काम किया हुआ है। इसकी वजह से एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया लगभग 60%, और इंपोर्ट हमारे घट गए, जो कि हम सबसे ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करते थे, और इसमें हमारा डेफिसिट पहले चलता था, अब हम सरप्लस में आ गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, ये मैंने कुछ हाइलाइट्स उठाए हुए हैं। ये जो पेपर है ये भाई साहब ये पीआईबी का पूरा पेपर है, मैं अभी पढ़ ही रहा था इसका, तो उससे जितनी भी चीज़ें हाईलाइट के मुझे मिली वो मैंने उठाई हुई है, जहाँ से वो क्वेश्चन बनाते हैं। ये हाईलाइट्स उठाई है उसकी, बीच बीच में जो इन्होंने हाईलाइट करके डाल रखा था। ऐसे ही मोबाइल के जो हेडसेट के इम्पोर्ट, जो एक्सपोर्ट है, ये भी इतने ज़्यादा बड़े हैं आपके। समझ रहे हो बात को? तो इन चीज़ों पे वो क्वेश्चन बना सकता है। जेम एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट बढ़े हैं, इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बढ़े हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है ये भी ग्रो किए हैं। यहाँ से क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स के एक्सपोर्ट हैव ग्रोन इन लास्ट 1 ईयर या 2 ईयर्स, है ना। अब अगर वो आपको ये बोले कि इनमें से किसी भी चीज के एक्सपोर्ट अगर पिछले, ऐसे बोले कि वो 5 साल में, लास्ट 5 ईयर में लगातार बढ़ रहे हैं, ना ना ना, कहाँ घटे हैं, 2020-21 में, 2020-21 में घटे, उसके बाद आपके बढ़े। तो मतलब 5 साल में तो 2020-21 भी आया, है ना।
कोविड के टाइम पे उस टाइम घटे हैं, उस टाइम एक्सपोर्ट हमारे लगभग हर चीज के नीचे की ओर डिप किए हैं। ये बात जो है ध्यान में रखनी है। तो 5 साल का अगर वो आपको चैनल दे, नो रॉन्ग। बट 21 के बाद का अगर वो आपको पूछे, है ना, 21 से 22, 22 से 23, अभी 2 ही फाइनेंशियल ईयर हमारे आए हुए हैं जो मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर आए हैं। तो ट्रेंड में वो यही पूछेगा। आई थिंक अगर 3 साल का भी पूछे तो आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ों के एक्सपोर्ट और मोस्ट ऑफ द चीज़ों के इम्पोर्ट भी उस टाइम पे घटे थे। कोविड के टाइम पे डिमांड ही नहीं थी, तो कैसे ही हो जाएगा एक्सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। इनमें से नॉन फाइनेंशियल डेट क्या है, ये इन्होंने पूछ रखा है। यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल डेट। हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड, ठीक है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड, ट्रेजरी बिल्स। एक्चुअल में नॉन फाइनेंशियल डेट इनमें तीनों चीजें हैं। आदमी को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नॉन फाइनेंशियल डेट मतलब क्या। गुरु, नॉन फाइनेंशियल डेट एक ऐसा डेट होता है, ये टी बिल मैंने यहाँ कैसे डाल दिया, ये मैंने पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नॉन फाइनेंशियल डेट देखो क्या होता है। नॉन फाइनेंशियल डेट इज, आपने कहीं से एक जगह से लोन लिया और आप अगर उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना लोन को, तो उसे हम कहेंगे, सॉरी, उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल डेट। समझ रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल एनबीएफसी होती है, एनबीएफसी जिन्हें हम शेडो बैंक भी कहते हैं, अगर वो एनबीएफसी बैंक से लोन लेती है और बाद में फिर वो, है ना, 8% पे बैंक से लोन लेकर के 12% में आगे उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे हम कहेंगे रीफ, है ना, उसे हम कहेंगे फाइनेंसिंग लोन, फाइनेंशियल डेट। नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, जो एंड पर्पज के लिए लिया जा रहा है। हाउसिंग लोन क्या आप किसी और को बांटते हैं ना। क्रेडिट कार्ड का जो लोन है कहीं किसी और को बांटते हैं ना, ये आप गुड्स के परचेज में अपने लिए ही फाइनली यूज कर रहे हैं। ट्रेजरी बिल सरकार ने इशू करी, उसने किसी और को बांटा क्या है वो पैसा ना। दिस इज नॉन फाइनेंशियल डेट। लेकिन अगर आपको बोले कि कोई रीफाइनेंसिंग एजेंसी है, उसने अगर किसी, है ना, फॉर एग्जांपल एनबीएफसी के द्वारा बैंक से लिया गया लोन, दैट वुड बी ए फाइनेंशियल डेट। समझ रहे हो। तो इन चीजों का जो है ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कुछ भी आपको जो है कुछ रटना नहीं है। टी बिल के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 3 टर्म्स में आपकी इशू हो रही है ना, 91, 182, 364 डेज। ये कुछ नहीं है, गवर्नमेंट बॉन्ड ही है, शॉर्ट टर्म का गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये भी याद रखना है। ठीक है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ये भी याद रखना है। स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं कर सकती है, ये भी याद रखना है। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इसे मैनेज कर रहा है, ये भी याद रखना है। ट्रेजरी बिल जीरो कूपन बॉन्ड होती है, वही जीवन जीरो कूपन बॉन्ड जिसे हम पीछे देख रहे थे, कहाँ गया वो, वही जीरो कूपन बॉन्ड जिसे हम यहाँ, कहाँ गया वो, पता नहीं कहाँ गया वो, जिसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया। तो वही जीरो कूपन बॉन्ड आपका ट्रेजरी बिल भी है। इसमें सरकार कोई कोई भी कूपन रेट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रही होती है, ये बातें ध्यान में रखनी है। कोई कूपन इवेंट, आप मुझे बताएंगे कि क्या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्या ये जीरो कूपन बॉन्ड है, या मुझे कमेंट सेक्शन, अगर नहीं है तो इसका कूपन रेट आपको मुझे बताना पड़ेगा, ये मुझे बताना पड़ेगा। क्लियर। साथ में आप मुझे क्या बताएंगे, हाँ ये देख लो यहाँ साथ में कि इंडिया में, ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछते हैं, 2013 का ये क्वेश्चन है, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है ये किस लिए की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या। गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है, ठीक है, जो फिजिकल डेफिसिट है, उस डेफिसिट को फाइनेंस करने का पर्पज क्या होता है, बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक डेट को रिडेम्पशन करने के लिए आप जो है नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब डेट लेने के लिए एक्स्ट्रा डेट, ये प्राइमरी पर्पज नहीं होता है। समझ रहे हो। पब्लिक डेट जो आपके पास ऑलरेडी है उसे चुकाने के लिए एक्स्ट्रा डेट ये सरकार थोड़ी ना करती है, ये प्राइमरी स्टेटेड पर्पज थोड़ी ना होता है सरकार का, हालांकि करती यही है, करती यही है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ना, कहीं कितना ही करती होगी, इसमें से बेसिकली सारे डेट में से है ना 10% तो ये नेता लोग खा जाते होंगे, बाकी इनको एग्जिस्टिंग कर्जा भी चुकाना रहता होगा। लेकिन ये स्टेटेड पर्पज थोड़ी ना है। स्टेटेड पर्पज इज दिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लोन लिया जाता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। रिड्यूसिंग फॉरेन डेट ना, ये एक ही बात होगी ना, वो एक ही बात होगी। देन व्हाट आर, है ना, what was the scheme to reduce what was the scheme to reduce interest burden of state government in India through gradual conversion of high cost, हाँ ये देख लो, gradual conversion of high cost debt into a low cost debt। इसका आप क्या कहेंगे, आप इसे इसे डेट स्वैप स्कीम कहेंगे। एक तरीके से देखो, पता क्या, आरबीआई का, आरबीआई ने रिसेंटली पिछले साल भी बॉन्ड की स्वैप करवाई थी, ठीक है, दैट वाज ए डेट स्वैप। बॉन्ड की स्वैप वो कैसे, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड थे और जो जिनकी टर्म रिसेंटली खत्म होनी थी, उन्हें एक तरीके से मार्केट में, ठीक है, एक तरीके से उन्हें उन उन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को मार्केट से आरबीआई ने परचेज कर लिया, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे बॉन्ड्स, मान लो अगर 100 रुपए का कोई बॉन्ड है जो अगले साल खत्म होने वाला था, मतलब सरकार को अब इन्वेस्टर को 100 रुपया वापस करना पड़ना था,
और सरकार खजल हो गई कि भैया ये 100 रुपए हम कहाँ से दें। तो आरबीआई ने क्या किया कि जो ये मार्केट में अवेलेबल बॉन्ड थे 100 रुपए के, आरबीआई ने उस वो बॉन्ड तो खरीद दिए, बट जितनी वैल्यू के ये बॉन्ड खरीदे उतनी ही वैल्यू के इन्होंने लॉन्ग टर्म के बेच भी दिए। समझ रहे हो? मतलब यहाँ से शॉर्ट टर्म के बॉन्ड इन्होंने खरीद लिए और लॉन्ग टर्म के उतनी ही वैल्यू के बॉन्ड इन्होंने बेच भी दिए। मतलब ओवरऑल नुकसान किसका या फिर पैसा किसका घुमा? इन्वेस्टर का ही। यहाँ से 100 रुपए का शॉर्ट टर्म बॉन्ड बेच करके इन्वेस्टर ने अपने लिए 100 रुपए तो बटोर लिए, बट फिर उसने फिर से लॉन्ग टर्म का 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया, उसके हाथ में कुछ नहीं बचा। सरकार की पोजीशन भी वैसी ही, आरबीआई की पोजीशन भी वैसी ही। दिस इज बेसिकली योर बॉन्ड का स्वैप। ऐसा ही स्वैप रिसेंटली भी किया गया था, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। इसलिए ये चीज जो है ये क्वेश्चन में बन सकता है, लेकिन हमने यही नहीं रुकना है गुरु। हमने यहाँ पे एक और टाइप ऑफ स्वैप, डेट फॉर नेचर स्वैप को स्टडी करना है, जो कि रिसेंटली, ये देखो रिसेंटली न्यूज में था। क्वेश्चन वो ऐसी चीजों से पूछ रहे होते हैं। क्वेश्चन जब आप नेचर ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे आप पाएंगे क्वेश्चन वो यही ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी आपसे वो कुछ नहीं चाह रहे हैं। गैबोन ने जो है रिसेंटली डेट फॉर नेचर स्वैप किया था। देखो ये क्या होता है, यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज, सिंपल इतना ही पूछेगा वो डेट फॉर नेचर स्वैप का। ये प्राइमरी पर्पज गुरु इसका यही है कि जो इनडेटेड डेवलपिंग कंट्रीज है, जो गरीब कंट्री है, मान लो इनके पास अगर $100 बिलियन का किसी गरीब कंट्री के पास जो है ये लोन है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये जाएगी अमीर कंट्री के पास, डेवलप्ड कंट्रीज के पास, उनके बैंक के पास, और ये बोलेगी कि हमारा जो है ना ये $100 बिलियन का लोन जो है तुम ले लो, मतलब इसकी गारंटी तुम ले लो, हमें इतनी ही वैल्यू का एक और लोन इशू करो। अब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो जो $100 बिलियन का आप जो है रिप्लेसमेंट लोन इशू करोगे, ये इसका पैसा हम कहाँ लगाएंगे, इसका पैसा हम नेचर में लगाएंगे। नंबर वन टर्म ये हो सकती है। नंबर दो कि भैया आपने जो हमें $100 बिलियन का ये लोन इशू किया था, इस लोन के बदले में ये लोन हम आपको चुकाएंगे नहीं, लेकिन इतने वैल्यू का कंजर्वेशन जरूर करेंगे हम नेचर का। अब अमीर कंट्रीज को इसका क्या फायदा है भाई साहब, इन्हें पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है, आपके पेरिस एग्रीमेंट के तहत एटसेट्रा एटसेट्रा, इन्हें अपने कार्बन क्रेडिट अर्न करने होते हैं। बैंकों को भी करने होते हैं, कंट्रीज को भी करने होते हैं, इनके कार्बन क्रेडिट के टारगेट्स हैं, तो वो यहाँ से फुलफिल करेंगे। समझ रहे हो? तो दिस इज बेसिक आइडिया ऑफ योर करेंसी टू, क्या है ये, डेट फॉर नेचर ट्रैप। रिसेंटली ये न्यूज में था, ट्रेन एग्रीमेंट, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर से वीडियो। आई होप ये जो, हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नंबर वन, देयर इज समथिंग नोन एज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। नंबर दो, नंबर वन तो ये, नंबर दो आप बताएंगे मुझे ट्विन डेफिसिट। ये दोनों चीज़ें क्या होती है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और जब हम पीछे थोड़ा चलेंगे तो आप पाएंगे कि साइंस एंड टेक का, इफ़ यू वांट टू कवर दिस कोर्स, ठीक है, अगर आपको साइंस एंड टेक में कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं वीडियो नीचे पिन कर ही जा रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने जो कोर्स लिया था उसमें 9 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन डायरेक्ट, मैंने वो प्रूफ के साथ वीडियो डाली है, डायरेक्ट हिट हुए थे, मतलब लाइन टू लाइन आप सॉल्व कर पा रहे थे। सिर्फ 10 घंटे का वो कोर्स था। ये भी अराउंड 20 घंटे के आसपास जो है लेक्चर इसके अवेलेबल है, रिकॉर्डेड है, ठीक है, पूरी कवरेज, ऑल PYQs, एवरीथिंग कवर्ड। यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम इफ यू वांट टू ज्वाइन। ये पहले, ठीक है, ये सिर्फ 15 लर्नर के लिए था, अब जो है सभी के लिए ये इतना ही प्राइस जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। यू कैन ज्वाइन मी विद 2000 रुपीज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।